लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चौखेरवाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 48 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिहारी सोच रहा था, दुखनी आशा के मुंह की तरफ वो देखेगा कैसे। ड्योढ़ी के भीतर जब वो घुसा तो नाथहीन घर के घनीभूत विषाद ने उसे उसी क्षण घेर लिया। घर के दरबान और नौकर चाकरों के मुंह की तरफ देखकर अपने लापता उन्मत्त मित्र के लिए लज्जा से उसका मस्तक झुक गया। परिचित भृत्यों से वो पहले की तरह स्निग्ध भाव से कुशल तक न पूछ सका और अंतःपुर में घुसते समय उससे पांव उठाए नहीं उठने लगे। सारे संसार के सामने असहाय आशा को महेंद्र प्रकाश्य रूप से जिस दारुण अपमान में झोंक कर चला गया है, जो अपमान नारी के चरमतम आवरण को हरण करके उसे संपूर्ण संसार के कुतूहलपूर्ण कृपा दृष्टि वर्षण के बीच खड़ा कर देता है, उस अपमान की अनावृत प्रकाश्यता में बिहारी कुंठित व्यथित आशा को देखेगा कैसे। किंतु इन सब बातों के सोचने विचारने और संकोच करने का अब अवसर नहीं रहा। बिहारी के अंतःपुर में प्रवेश करते ही आशा ने बड़ी तेजी से आकर उससे कहा, लाला जी जल्दी आओ, जल्दी से चलकर माँ को देखो, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। बिहारी के साथ आशा का प्रकाश्य रूप से यही पहला आलाप है। दुख के दिनों में आंधी का सिर्फ एक ही मामूली सा झोंका संपूर्ण व्यवधान को उड़ा ले जाता है। दूर दूर रहने वालों को सहसा आने वाली बाढ़ एक संकीर्ण नाव में एकत्र कर देती है। आशा की संकोचहीन व्याकुलता से बिहारी को बड़ी गहरी चोट पहुंची। महेंद्र अपने घर को क्या से क्या कर गया है, इस जरा सी घटना से ही मानो वो बहुत ज्यादा समझ गया। दुर्दिन की ताड़ना से घर का सौंदर्य जैसे उपेक्षित हो रहा है। घर की लक्ष्मी की लज्जा भी उसी तरह अपनी श्री की रक्षा करने में असहाय हो गई है। उसका छोटा मोटा आवरण, अंतराल और मर्यादा सब कुछ मानो अलग जा गिरा है। उसकी तरफ नजर उठाकर देखने तक की किसी को फुर्सत नहीं है। बिहारी राजलक्ष्मी के कमरे में पहुंचा। राजलक्ष्मी अकस्मात श्वास कष्ट के मारे अत्यंत बेचैन हो उठी थी। अब तकलीफ कुछ घट जाने से जरा जी में जी आया है। बिहारी ने प्रणाम करके उनके चरणों की रज माथे से लगाई और उनका इशारा पाकर वो उनके पास बैठ गया। राजलक्ष्मी ने कहा, तू है तो अच्छी तरह, बहुत दिनों से मैंने तुझे देखा नहीं। बिहारी ने कहा, अपनी बीमारी की तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी मां? फिर क्या मैं एक क्षण की भी देर कर सकता था? राजलक्ष्मी ने मृदु स्वर में कहा, सो क्या मैं नहीं जानती बेटा, तुझे सिर्फ अपने गर्भ में ही नहीं रखा, बाकी तुझसे बढ़कर दुनिया में अपना मेरा और कौन है बता। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बिहारी चट से उठकर आले में रखी हुई दवा की शीशियां वगैरह देखने के बहाने अपने को संभालने की कोशिश करने लगा। लौटकर जब वो राजलक्ष्मी की नाड़ी देखने लगा तो उन्होंने कहा, मेरी नाड़ी तो रहने दे, तू अपनी नाड़ी का हाल बता, इतना दुबला कैसे हो गया? इतना कहकर राजलक्ष्मी अपना दुर्बल कृश हाथ उठाकर बिहारी के कंठ में हाथ फेरकर उसकी दुर्बलता की परीक्षा करने लगी। बिहारी ने कहा, तुम्हारे हाथ का मछली का झोर बगैर खाए मेरी ये हड्डियां हरगिज नहीं भर सकती मां। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ मां, मैं तब तक रसोई की तैयारी कर रखूंगा। राजलक्ष्मी म्लान हंसी हंसकर कहने लगी, हाँ, अब जल्दी तैयारी कर बेटा, पर रसोई की नहीं। कहते हुए उन्होंने बिहारी का हाथ दबा दिया और कहा, बेटा अब तू बहू ले आ, तेरी संभाल करने वाला कोई नहीं है। वो मझली बहू, अब कि तुम बिहारी का ब्याह करा दो, देखो ना लड़के की कैसी तो शक्ल हो गई है। अन्नपूर्णा ने कहा, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ जीजी, ये तुम्हारा ही काम है, तुम ही सब करोगी धरोगी, हम सब तो उसमें शामिल होकर खुशियां मनाएंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, मुझे अब समय नहीं मिलने का मझली बहू, बिहारी का भार तुम ही पर रहा, इसे सुखी बना देना। मैं इसका ऋण नहीं चुका सकी, पर भगवान इसका भला करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ बिहारी के सिर पर फेर दिया। आशा से अब रहा न गया, वो रोने के लिए बाहर चली गई। अन्नपूर्णा आंसुओं के भीतर से बिहारी के चेहरे की तरफ स्नेह दृष्टि से देखने लगी। राजलक्ष्मी को सहसा किसी बात की याद उठाई, उन्होंने पुकारा, बहू, ओ बहू, और आशा के भीतर आते ही उससे कहा, बहू, बिहारी के लिए तुमने खाने पीने का इंतजाम कर लिया? बिहारी ने कहा, मां,
तुम्हारे इस पेटू लड़के को अब सब पहचान गए हैं। ड्योढ़ी में घुसते ही मैंने देखा कि बामी दासी बड़ी बड़ी अंडे वाली कवई मछलियां लिए रसोई की तरफ दौड़ी जा रही है। मैं समझ गया कि इस घर से अभी तक मेरी ख्याति मिटी नहीं। इतना कहकर वो हंसता हुआ आशा की तरफ देखने लगा। आशा आज शर्माई नहीं। बिहारी के हास्यालाप को उसने स्नेह के साथ मुस्कुराते हुए ग्रहण किया। बिहारी इस घर का कितना अपना है, आशा इस बात को पहले जानती ही नहीं थी। कितनी ही बार उसने बिहारी को अनावश्यक आगंतुक समझकर उसकी अवज्ञा की है, और कितनी ही बार अपने आचरण से बिहारी के प्रति स्पष्टतः विमुख भाव प्रकट किया है। आज उन सब त्रुटियों के लिए अनुताप के धिक्कार से आशा की श्रद्धा और करुणा बिहारी की तरफ जोरों से दौड़ने लगी। राजलक्ष्मी ने कहा, मझली बहू, महाराज के भरोसे से रसोई का काम मत छोड़ देना। आज की रसोई तुम अपनी देखरेख में कराना। देखना, आज बिहारी के मन की सब चीजें बननी चाहिए। हमारा लड़का पूर्व बंगाल का है, चटपटे मिर्च मसाले का पूरा ध्यान रखना। बिहारी ने कहा, माँ, तुम्हारी माँ तो थी विक्रमपुर की, तुम नदिया जिले के शरीफ खानदान के लड़के को पूर्व बंगाल का कैसे कह रही हो? ये तो मुझसे नहीं सहा जाएगा। इस बात को लेकर बहुत देर तक मजाक होता रहा, और बहुत दिन बाद महेंद्र के घर का विषाद भार मानो आज हल्का हो गया। किंतु बातचीत में किसी तरफ से किसी ने महेंद्र का नाम नहीं लिया। पहले राजलक्ष्मी की बिहारी के साथ महेंद्र की ही बातें हुआ करती थीं, और इस बात को लेकर खुद महेंद्र ने माँ की कितनी ही बार हंसी उड़ाई है। किंतु आज उन्हीं राजलक्ष्मी के मुंह से महेंद्र का नाम एक बार भी न सुनकर बिहारी भीतर ही भीतर स्तंभित रह गया। राजलक्ष्मी की जरा आंख झपकते ही बिहारी ने बाहर आकर अन्नपूर्णा से कहा, माँ की बीमारी तो सहज नहीं मालूम होती चाची। अन्नपूर्णा ने कहा, सो तो दिख ही रहा है। इतना कहकर वे जंगले के पास बैठ गई और फिर बहुत देर तक चुप रहकर बोली, एक बार तू किसी तरह महेंद्र को नहीं बुला सकेगा? अब तो देर करना उचित नहीं बेटा। बिहारी कुछ देर निरुत्तर रहकर बोला, तुम जैसी आज्ञा दोगी मैं वैसा ही करूंगा। उनका पता ठिकाना किसी को मालूम है? अन्नपूर्णा ने कहा, ठीक पता तो किसी को नहीं मालूम, पता लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बात तुझसे और कहती हूं बिहारी, तू जरा आशा के मुंह की तरफ देख। देखते ही तू समझ जाएगा उसकी छाती में कैसा मरण वाण चुभा हुआ है। बिहारी मन ही मन तीव्र हंसी हंसकर सोचने लगा, दूसरों का उद्धार करने तो मैं जाऊंगा भगवान, पर मेरा उद्धार कौन करेगा? उसने कहा, विनोदनी के आकर्षण से हमेशा उन्हें बचाए रखूं, ऐसा मंत्र क्या मैं जानता हूं चाची? माँ की बीमारी में वे 2 दिन के लिए शांत होकर रह सकते हैं, किंतु फिर वे उस तरफ नहीं मुड़ेंगे, ये कौन कह सकता है? इतने में मलिन वसना आशा आधा घूंघट काढ़े धीरे से आई और अपनी मौसी के पैरों के पास बैठ गई। वो जानती थी कि इन दोनों में राजलक्ष्मी की बीमारी के बारे में बातचीत हो रही होगी, इसलिए वो उत्सुकता के साथ सुनने चली आई। पतिव्रता आशा के चेहरे पर निस्तब्ध दुख की नीरव महिमा देखकर बिहारी के मन में एक अपूर्व भक्ति का संचार हुआ। दुख शोक के तप्त तीर्थ जल से अभिषिक्त होकर इस तरुणी रमणी ने प्राचीन युग की देवियों के समान एक अचंचल मर्यादा प्राप्त कर ली है। इस समय वो साधारण नारी नहीं मालूम होती। आज मानो उसने दारुण दुख में पुराण वर्णिता साध्वियों के समान अवस्था प्राप्त कर ली है। बिहारी ने राजलक्ष्मी के पथ्य और दवा के विषय में आशा के साथ बातचीत करके जब उसे विदा किया, तब एक लंबी सांस छोड़ते हुए अन्नपूर्णा से कहा, महेंद्र का मैं उद्धार करूंगा ही। इसके बाद उसने बैंक में जाकर पता लगा लिया कि कुछ दिनों से महेंद्र का लेन देन इलाहाबाद ब्रांच से चालू हुआ है। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आँख की किरकिरी का भाग 48 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।